तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मोनालिसा। वर्तमान कोविड महामारी के इस दौर में किसान और खेतीहर मजदूरों तक कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां लेकर हम उपस्थित होते हैं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जिसमें होते हैं 3 सेगमेंट: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कृषि दर्शन कार्यक्रम में सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। इन दिनों विदेशी सब्जियों का चलन बढ़ने लगा है, खासतौर से लाल गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियां, और वो सब्जियां जिनका इस्तेमाल सलाद में भी किया जाता है। ये सब्जियां स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर बात ब्रोकली की करें तो इनमें विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन की प्रचुर मात्रा होती है। आज विज्ञान और किसान सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रोकली की और जानेंगे कि आप किस तरह से इसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकते हैं। ब्रोकली में कैंसर, आघात और दिल की बीमारी के जोखिमों को कम करने का गुण पाया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने और रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मददगार है। बर्गर में सब्जी का खासा इस्तेमाल होता है। इसकी खेती के लिए 18 से 23 डिग्री के बीच का तापमान बेहतर माना जाता है। पूसा ब्रोकली, KTS 1, पालम समृद्धि, पालम कंचन और पालम विचित्रा भारत में उगाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। आप चाहे तो संकर किस्में भी लगा सकते हैं। इसे कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी उपज के लिए उच्च कार्बनिक पदार्थ वाली रेतीली दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। मिट्टी का pH मान 6 से 6.5 के बीच होना चाहिए। रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर ले और 25 से 30 दिन पहले गोबर की खाद डाल दे। मिट्टी की भी जांच करा ले। जांच में अगर किसी पोषक तत्व की कमी आए तो उसे पूरा कर ले। अगर आप 1 हेक्टेयर फसल बोना चाहते हैं तो आपको 400 से 500 ग्राम बीज की जरूरत होगी। सामान्य गोभी की तरह ही ब्रोकली की भी पहले नर्सरी तैयार होती है और फिर रुपाई। पौधशाला में इसकी बुआई का समय सितंबर-अक्टूबर है, यानी अभी आपके पास तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त है। पौधशाला में बुआई के बाद गोबर की खाद और मिट्टी को आपस में मिलाकर बीज को ढक दे और हजारे से सिंचाई करे। पौध तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप ले। रुपाई के समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच का फासला 30 सेंटीमीटर रखना होगा। 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो पोटेशियम और 60 किलो फास्फोरस की जरूरत होती है। जहां तक सिंचाई की बात है तो आमतौर पर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर इसे पानी देना होता है। पहली 2 सिंचाई के बाद हल्की निराई गुड़ाई करके खरपतवार जरूर निकाल दे, बल्कि तमाम विदेशी सब्जियों के खेतों को बिल्कुल साफ रखे। इसके अलावा जिस खेत में पिछले साल ब्रोकली लगा चुके हैं उसमें इस साल ना लगाए, क्योंकि पुरानी फसल के अवशेष अलग अलग तरह के कीटों को शरण देते हैं। ब्रोकली में फल जब सामान्य आकार का हो जाए तो इसकी तुड़ाई कर लेनी चाहिए। देर करने से इसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी। आमतौर पर 60 से 65 दिनों में फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ब्रोकली का भंडारण रेफ्रिजरेटर में 4 से 6 डिग्री तापमान पर करना चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक रखने के लिए इसे प्लास्टिक में लपेटकर फ्रिज में रखें। इससे श्वसन क्रिया पूरी तरह रुक जाएगी और सब्जी सड़ेगी नहीं।
कार्यक्रम कृषि दर्शन में अब समय हुआ है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम वर्तमान समय में किए जाने वाले समसामयिक कृषि कार्यों की जानकारी आपको देते हैं। तो आइए देखते हैं आज का कृषि कैलेंडर। गन्ने की यदि पछेती बुआई यानी रबी फसल की कटाई के बाद की गई है तो उसमें समय अनुसार सिंचाई, निराई एवं गुड़ाई करते रहना चाहिए। यदि फसल में कीड़ों, मकोड़ों और बीमारियों का प्रकोप दिखाई दे तो उनको रासायनिक, जैविक अथवा अन्य विधियों द्वारा नियंत्रित करना आवश्यक होता है। अधिक वर्षा और तेज हवाओं के कारण जुलाई-अगस्त महीनों के दौरान गन्ने की फसल गिर सकती है। फसल को गिरने से बचाने के लिए इस माह 2 कतारों के बीच कुंड बनाकर निकाली गई मिट्टी को ऊपर चढ़ाया जाना चाहिए। जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है तो वहीं मॉनसून की बारिश भी शुरू हो चुकी है। बरसात के इस मौसम में अपने पशुधन का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पशुपालन संबंधी क्या एडवाइजरी जारी की है। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती हैं। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नांद को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। किसी बीमारी की वजह से जिन पशुओं का इलाज हुआ हो तो इलाज का उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखें। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे एक सफल किसान की सफलता की गाथा कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें।
खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब देखते हैं एक सफल किसान की गाथा हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। सोयाबीन प्रसंस्करण कर आप कई तरह के अच्छे खाद्य उत्पाद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि सोया दूध, पनीर, मेवे, आटा और इससे बने लड्डू। प्रोटीन की अच्छी मात्रा होने की वजह से बाजार में इनकी अच्छी खासी मांग होती है और इस तरह से किसान साथी सीधे सीधे सोयाबीन को बाजार ले जाने की बजाय अगर प्रसंस्करण करे तो अपनी आमदनी में कई गुना इजाफा कर सकते हैं। और कुछ ऐसा ही किया है हमारी आज की सफल महिला किसान से उद्यमी बनने का सफर तय करने वाली सुमन शर्मा ने। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की दास्तान। सुमन शर्मा कोटा राजस्थान की रहने वाली एक सफल महिला किसान हैं। वो एक मध्यम कृषक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके संयुक्त परिवार में पति के अलावा 8 सदस्य हैं। सुमन शर्मा ने अपनी पढ़ाई स्नातक तक पूरी की है। आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से सुमन हमेशा से ही आय अर्जित करने का तरीका खोजती रहती थी ताकि वो अपने और अपने परिवार का सपना साकार कर सकें। वर्ष 2014 में इन्होंने सोया प्रसंस्करण की एक छोटी इकाई की स्थापना की और इसे अपने रोजगार का साधन बनाया। वर्ष 2014 में कृषि विज्ञान केंद्र कोटा द्वारा खाद्य प्रसंस्करण और क्षेत्रीय फसलों के मूल्यवर्धन पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। तब सुमन शर्मा ने इस 1 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और इस प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने प्रसंस्करण तकनीकों, मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, विपणन, लेबलिंग, लागत और उत्पादों की गणना करना बड़ी ही बारीकी से जाना और सीखा। प्रशिक्षण के बाद सुमन शर्मा ने सोया प्रसंस्करण की एक छोटी इकाई की स्थापना की और इसमें सोयाबीन से बने उत्पाद जैसे सोया आटा, मेवा और लड्डू बनाने लगी। सोयाबीन प्रसंस्करण के उद्यम की शुरुआत सुमन शर्मा ने 2 लाख की लागत लगाकर अपने घर से ही की थी। इस काम की शुरुआत इन्होंने बड़े ही उत्साह और हिम्मत के साथ की। खाद्य प्रसंस्करण के उद्यम के विकास के लिए सुमन शर्मा ने सिद्धि विनायक के नाम से 100 महिला उद्यमियों का एक एनजीओ गठित किया। साथ ही एक पंजीकृत उद्यमी बनने के लिए इन्होंने FSSAI नंबर और शॉप एक्ट नंबर लिया। कड़ी मेहनत के बलबूते और सभी प्रकार की सहायता के बाद सुमन शर्मा अपनी इकाई द्वारा बड़ी संख्या में उत्पाद बना रही हैं। तैयार उत्पादों को बाजार में बेच और मांग के अनुसार होम डिलीवरी कर सुमन प्रत्येक माह 40,000 की आय अर्जित कर पाती हैं। इनके द्वारा उत्पादों की प्रदर्शनी विभिन्न मेलों में भी की जाती है, जिससे कि इन उत्पादों के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके ताकि इन उत्पादों की समूह में बिक्री कर वो और भी लाभ कमा सकें। सुमन शर्मा मास्टर ट्रेनर के रूप में अब तक 75 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले चुकी हैं और 1000 से भी अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लेती हैं। इनका ये कदम सभी महिला किसानों के लिए प्रेरणादायक है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिल्ली द्वारा आयोजित फेस्टिवल में इन्होंने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें इन्होंने 30,000 रुपए की आमदनी की। सुमन शर्मा को महिला उद्यमी के रूप में अपनी उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इनकी सफलता की कहानी सुन और इनकी तरक्की से प्रेरणा लेकर किसान भाई भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकें। इसी के साथ कृषि स्टार्टअप में बस इतना ही। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में जानेंगे हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई,
आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अब कृषि जगत से जुड़ी तमाम हलचलों से आपको रूबरू कराते हैं हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। सरकार ने रबी 2018 और खरीफ 2020 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के परिचालन संबंधी दिशा निर्देशों में बदलाव किए। इन बदलावों से ये योजना और ज्यादा किसान हितैषी और पारदर्शी हो गई है। इस बात की जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब देते हुए दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तमाम किसानों के लिए उपलब्ध है। किसान चाहे ऋणी हो, गैर ऋणी हो, बटाईदार हो या फिर काश्तकार, वो चाहे तो स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। संबंधित राज्य सरकार योजना के तहत फसलों और क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, इसलिए योजना का लाभ उन सभी किसानों को प्राप्त है जो संबंधित राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित क्षेत्रों या बीमा इकाइयों में अधिसूचित फसलें उगा रहे हैं। अभी तक के अनुभव, अलग अलग हितधारकों के विचारों के आधार पर सरकार ने फसल बीमा योजना के परिचालन संबंधी दिशा निर्देशों में कई बड़े संशोधन किए हैं। इन संशोधनों से ये योजना पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी और किसान अनुकूल हो गई है। इसके अलावा जवाबदेही और दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर व्यक्तिगत किसान भी सीधे ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। इससे बेहतर प्रशासन, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार में मदद मिली है। दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर स्मार्टफोन और CCE एग्री ऐप का उपयोग शुरू किया गया है। इतना ही नहीं, फसल बीमा ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिस पर किसान योजना के तहत अपना नामांकन करा सकते हैं और अपनी फसल के बीमे को ट्रैक कर सकते हैं। संशोधनों के बाद फसल बीमा योजना में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई बीमा कंपनी दावों के भुगतान में देरी करती है तो उसे किसान को 12% वार्षिक दर से जुर्माना देना होगा। इन उपायों की वजह से ही 2016-17 से लेकर अब तक 8,34,60,000 किसान आवेदनों पर 97,719 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। भारत में कैच द रेन अभियान चल रहा है। ये अभियान अब तक कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। इस अभियान के तहत जल संचयन ढांचों का निर्माण तेजी से हो रहा है। आइए इस अभियान के बारे में जानते हैं विस्तार से। अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और बरसात का पानी बहकर बेकार चला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान का बिगुल फूंका। अभियान का उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, मौजूदा तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित करना, नए जलाशयों का निर्माण और चेक डैम की व्यवस्था करना है। रतन लाल कटारिया की ओर से भेजे गए पत्र में सभी सांसदों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने को कहा गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2019 में भी चलाया गया था। तब ये पानी की किल्लत वाले सिर्फ 1592 ब्लॉकों तक सीमित था, जबकि ऐसे ब्लॉकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस साल दायरा बढ़ाकर अभियान को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद अभियान उपलब्धि हासिल कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1,64,000 जल संरक्षण और जल संचयन ढांचे बनाए हैं।
1,82,000 नए ढांचों पर काम चल रहा है। इसके अलावा अभी तक 37,428 पारंपरिक ढांचों और वर्तमान जलाशयों का पुनर्निर्माण किया गया है। जल्द ही 42,000 अतिरिक्त ढांचों को नया रूप दिए जाने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत जल संरक्षण से जुड़े कुल 14,000 करोड़ रुपए का काम या तो चल रहा है या पूरा हो चुका है। ये अभियान केवल ढांचा निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फसल विविधीकरण, वन रोपण और जल उपयोग कुशलता पर सूचना के प्रसार को भी शामिल किया गया है। कृषि विभाग ने कृषि विकास केंद्रों के माध्यम से 1,488 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। उचित फसल और WUI पर लगभग 53,000 किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बीज के लगभग 22,000 पैकेट और 2,35,000 पौधे वितरित करके किसानों से उचित फसल की ओर मुड़ने का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी सभी 2.5 लाख ग्राम सरपंचों के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस अभियान की सफलता में सक्रिय रूप से योगदान देने को कहा है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आइए अब जान लेते हैं कृषि अवसंरचना कोष के बारे में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। हमारे किसान साथी केवल खेती किसानी तक ही सीमित न रह के अब टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं और सरकार भी किसानों तक तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कई तरह के मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर रही है। आज आपको बताएंगे ई-नाम मोबाइल ऐप के बारे में, किस तरह से किसान इसका लाभ ले सकते हैं और ये कितना कारगर है, आइए जानते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। इतना ही नहीं, ये ऐप का काम व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ व्यापारियों के स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना भी इस ऐप के कार्यों में शामिल है। ई-नाम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ई-एन-ए-एम पर व्यापार से संबंधित सूचना देने के लिए जारी किया गया है। ई-नाम ऐप के जरिए व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध है। व्यापारी व्यापार के लिए उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं।
और आइए अब नजर डाल लेते हैं कृषि जगत की गतिविधियों से जुड़े कुछ सोशल मीडिया अपडेट्स पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए दी स्वीकृति। भारत सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने एवं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृत संकल्पित है। उम्मीद है आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर ये कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और इससे आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसके अलावा आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। बहरहाल इसी के साथ आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। शिरडी के नाथ साईं बाबा की कृपा मिलने के बाद ही उनकी जय जयकार करेंगे। पत्थर क्यों बटोर रहे विनायक? मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा, मैं कुलकर्णी का सिर फोड़ डालूंगा। आज के बाद शिरडी गांव में कोई भी उस टोंगी पाखंडी फकीर की जय जयकार नहीं करेगा। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। शिरडी के नाथ साईं बाबा की जय। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मेरे जो सोती थी वो रूम को खाली की और उसमें मशरूम उत्पादन 1 महीने के अंदर मैं मशरूम उत्पादन चालू की। समन्वित खेती में पहचाना मुझे, सब्जी खेती करती थी और समन्वित खेती कर रही हूँ। इसलिए मेरे को चुना गया क्योंकि मैंने सेबों की नई नई किस्में लगाई है। दूरदर्शन वाले हम लोग का खेती बाड़ी देख के, हमको खूब गरीब किसान थे, हम लोग का खेती बाड़ी देख के मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे साग सब्जी करके फिर ड्रिप लगा के धीरे धीरे जब आगे बढ़ा तो उन लोग आके मेरे खेती बाड़ी देख के उन लोग को खूब अच्छा लगा।
बदलते भारत की शान।